So hello everyone, we are going to start today this chapter solution मीन्स आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमें टॉपिक 1 टाइप कंसंट्रेशन टर्म और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। मीन्स इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, जो सॉल्यूशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, देन उसके बाद जानेंगे कि सॉल्यूशन का क्या क्या टाइप्स होता है, देन उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मीन्स किसी का भी कंसंट्रेशन दिया गया है तो उसे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से दर्शा सकते हैं। देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया, एक सेकेंड, मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे बता सकते हैं कि वो कितना सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देन इसके बाद सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखनी है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है, सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। मीन्स क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, क्या बता रहे हैं कि सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। मीन्स देखो दो कंपोनेंट लिया गया, मान लो एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, ये दो कंपोनेंट है, या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट लिया गया, तो इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, उसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर करने का मतलब वो, जैसे मान लो कि ये वाटर है, वाटर में अगर सब्सटेंस ए और बी को यहाँ पर पुट किया गया वाटर में, तो उसके बाद जो ए और बी का कंसंट्रेशन वाटर में हर जगह जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि मान लो कि एक वाटर कंटेनर लेते हैं, मान लो एक वाटर कंटेनर लेते हैं और उसमें वाटर रखते हैं, लेट इट बी वाटर। तो इसके बाद अगर इसमें हम लोग सैंड पुट करते हैं, मान लो सैंड पुट करते हैं, तो सैंड क्या होता है, नीचे जाकर नीचे जो होता है बॉटम एरिया, उस पर जाके वो इस तरह से वो बैठ जाता है। तो ये जो हुआ वो होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट के हर पार्ट मीन्स वाटर के हर पार्ट में जो भी सब्सटेंस डाला गया है, जैसे कि यहाँ पे सैंड डाला गया है, तो अगर सैंड हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसे होमोजीनियस कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, इसी वजह से ये होमोजीनियस नहीं होता। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह पर तो उसे क्या कहेंगे, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। द सबस्टांसेस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि जो सबस्टांसेस जो कि सॉल्यूशन को बनाते हैं, जैसे कि ए कंपोनेंट उसमें डाला गया, बी कंपोनेंट डाला गया और साथ ही साथ अगर उसमें वाटर भी है, तो ये सब वाटर ए बी ये सब क्या है, ये सब जो होता है उसे क्या कहेंगे कि उस सॉल्यूशन का कंपोनेंट है। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द अदर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होता है जिसमें कि सॉल्यूट घुला होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लो इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, और अगर इसमें शुगर को ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर में जब शुगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे शुगर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, तो स्मॉल अमाउंट में होता है तो शुगर को क्या कहेंगे, शुगर को सॉल्यूट कहेंगे, और वाटर जो हो जाएगा यहाँ पे, वाटर जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसमें कि ये जो सॉल्यूट मीन्स जो शुगर है वो घुला हुआ है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट आर बाइनरी सॉल्यूशन, एग्जाम्पल साल्ट सॉल्यूशन। मीन्स वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, जैसे कि शुगर जब वाटर में होता है तो वो भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें भी दो कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा दो कंपोनेंट होता है, पहला होता है शुगर और दूसरा होता है वाटर, तो दो कंपोनेंट होता है यहाँ भी। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज गैसियस सॉल्यूशन इन विच गैस एक्ट एज सॉल्वेंट
लिक्विड सॉल्यूशन इन विच लिक्विड एक्ट एज सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉलिड एक्ट एज सॉल्वेंट। मीन्स देखो क्या कह रहा है कि जैसे इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को 3 टाइप में बांटा गया है। एक तो गैसियस सॉल्यूशन है, दूसरा जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, और तीसरा जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। अब देखो ये जो गैसियस सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट नहीं, एक सेकेंड। अब ये तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे कि ये गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर सॉलिड सॉल्यूशन है। तो इसमें फ़र्क पड़ता है किससे, सॉल्वेंट से। देखो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वो गैस होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है, और जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड होता है। तो इसी वजह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीन सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल भी दिया गया है क्या, तो मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, मतलब O2 और N2 का जो मिक्सचर होता है, दोनों गैस है, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, एक सेकेंड, अब अगर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा O2 डिज़ोल्व इन वाटर। मीन्स वाटर जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट है और इसमें O2 जो है वो डिज़ोल्व्ड है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है सॉलिड सॉल्यूशन का। तो उसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो एज ए सॉल्वेंट होता है, और जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है यहाँ पर एलवाई। देन है डिफरेंट मेथड और टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें कंसंट्रेशन को बताना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब उसको बताने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देखो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन का मतलब समझना है तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि मान लो अगर वाटर लिया गया, उसमें अगर शुगर को ऐड करते हैं, हम लोग शुगर को ऐड करते हैं, तो वो जो शुगर है वो कितना ऐड हुआ, किस अमाउंट में ऐड हुआ, उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मीन्स कितना शुगर कितने वाटर में ऐड हुआ, ये सब जो अलग अलग तरीके से हम लोग बताते हैं उसी बताने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। देन उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको कुछ इस तरह से किया जा सकता है। देखो पहला जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो होता है मोलैरिटी। देन उसके बाद अगर और देखा जाए तो दूसरा होता है मोलैलिटी, देन होता है नॉर्मैलिटी, देन मोल फ्रैक्शन, देन पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, और नेक्स्ट आता है हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ये लास्ट है। तो सबसे पहले हम सब क्या पढ़ेंगे, हम सब मोलैरिटी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी क्या होता है, ये बहुत आसान है। मोलैरिटी क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल्स है सॉल्यूट का कितना मोल्स है, इसे बताने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे बताने को ही हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसे लीटर में लिख देंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसे डायरेक्ट अगर लीटर में लिख देते हैं तो यहाँ पर 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला दिया गया है कि ऊपर W2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे कि देखो मान लो शुगर है तो जैसे शुगर का मास लिखेंगे सबसे पहले, जितना मास लिया गया उसका, फिर M2 मतलब मोलर मास, उस सॉल्यूट का मोलर मास कितना है वो लिखेंगे।
तो वैसे ही W2/M2 करके मोल ऑफ सॉल्यूट को निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी। देन उसके बाद है मोलारिटी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज विथ वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। हाँ देखो, मतलब मोलारिटी जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, फंक्शन होता है टेम्परेचर का। मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज करेगा, अगर टेम्परेचर जो है वो चेंज करेगा तो मोलारिटी भी चेंज करेगा। और एक बात और है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, मोलारिटी जो है वो घटेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं तो मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। अब हमें जानना है मोलालिटी के बारे में। तो मोलालिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स कितना सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स है सॉल्यूट का। तो इसका बस इजी फार्मूला इसमें मेन है कि ये फार्मूला याद रखना होता है। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो ग्राम में दिया गया उसे कट करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट kg में लिख देंगे तो काम हो जाएगा। देन उसके बाद है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, इसको पता लगाना होता है नॉर्मेलिटी में। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ होता है, क्या है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर से ml में है तो इसे डायरेक्ट लीटर में लिख देंगे और इसे हटा देंगे। देन उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 मतलब कि जो मास है उसका जो सॉल्यूट है उसका मास लिखेंगे और नीचे लिखा गया है इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास मतलब सॉल्यूट जो लिया गया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है बाई वैलेंसी, मीन्स उसकी वैलेंसी क्या है उससे निकाला जाता है। ये सब क्वेश्चन से धीरे धीरे बनते जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा मोल फ्रैक्शन इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट 1 and 2। मीन्स क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स बटा टोटल जितना मोल्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब कि मोल का फ्रैक्शन होता है, देखो मोल का फ्रैक्शन है ना, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। और देखो इसको समझने का एक, जैसे मान लो 2 कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रखेंगे बाई टोटल मोल कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb। तो इस तरह से Na का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वहीं अगर हमें Nb का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इस तरह से हमें Nb का भी मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। देन उसके बाद सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हाँ ये 1 और 2 के लिए निकाला गया। देन उसके बाद है कि अगर मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स सारे मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना वैल्यू आना चाहिए, 1 वैल्यू आना चाहिए। देन उसके बाद है कि मोल फ्रैक्शन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट। आई नंबर ऑफ कंपोनेंट कहने का मतलब कि करीब आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, जैसे कि 5 अगर यहाँ पे रहता तो जैसे 5 रहता तो A B C D E, तो इस तरह से लिख सकते थे। तो अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो x A इज इक्वल टू क्या करते हैं, Na बाई Na प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तक करेंगे
तो उसी तरह से ये बता रहा है यहाँ पर भी कि आई नंबर हो तो कितना कैसे करेंगे उसके बारे में। देन उसके बाद है कि मास परसेंट पीपीएम मोलारिटी मोल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर वाइल मोलारिटी डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बता रहा है। देखो मास परसेंट जो होता है या फिर मोलारिटी जो होता है, पीपीएम जो होता है या फिर मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये सब क्या है कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर सकता है। देखो जिसके भी फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम टर्म आता है तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, और अगर वॉल्यूम टर्म नहीं आता है तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन। मतलब क्या बोल रहा है कि जब सॉल्यूट का जो मात्रा वो बहुत ही कम अमाउंट में हो तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करके मेज़र करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स बाई नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से ही फॉर्मूला होता है, जो भी उसमें दिया गया होगा उसी के हिसाब से रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है कि मास परसेंट कैसे निकालते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज गिवन बाय कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस मास परसेंट कैसे निकालते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसके हिसाब से निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद है वॉल्यूम परसेंट में क्या हो रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज द वॉल्यूम। देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट देख लो, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद हमें क्या पढ़ना, उसके बाद हमें पढ़ना है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज मीन्स W/V के बारे में। तो इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे भी याद रख सकते हैं। इसको अगर देखना हो तो इसमें क्या करते हैं, अगर इस तरह से कहीं पे दिया गया हो परसेंटेज में तो उसको कहेंगे कि 100 ml में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि 9% W/V दिया गया हो तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि 100 ml में 9 ग्राम, 100 ml में 9 ग्राम में होता है ये मास, 100 ml में 9 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। उसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मीन्स जो मोलारिटी और मोलालिटी हमने पढ़ा, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो इसके बीच का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज़ क्या है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 1000 बाई 1000 इंटू डी जो है यहाँ पर वो डेंसिटी है, फिर से मोलारिटी इंटू M2 क्या है यहाँ पर देखने वाली बात है। तो यहाँ पे M2 जो है वो मोलर मास है कंपोनेंट 2 का, मीन्स सॉल्यूट का मोलर मास होता है। M2 क्या है, M2 जो है वो मोलर मास होता है सॉल्यूट का। नोट M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फॉर ऑल द केसेस लाइक एसिड वेट डाइल्यूशन। देखो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं कि N1V1 का जो वैल्यू होता है वो N2V2 के बराबर, M1V1 जो होता है वो M2 एक सेकेंड मतलब M1V1 जो होता है वो M2V2 के बराबर होता है। पर ये भी करेक्ट होता है कि N1V1 जो होगा वो N2V2 के बराबर होगा। देखो N1 क्या है, N1 जो है वो यहाँ पर नॉर्मेलिटी है जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। V1 जो है वो वॉल्यूम है, N2 क्या है, ये भी नॉर्मेलिटी है, V2 क्या है, ये भी वॉल्यूम है। देन उसके बाद अब हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज इट्स maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent as at a specific temperature. It depends on the nature of solute, solvent, temperature and pressure. Depending on the solubility, solution can be saturated or unsaturated. मीन्स क्या बोल रहा है कि जैसे देखो इसको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि वाटर है, ठीक है, एक सेकेंड वेट। देखो
मान लेते हैं कि वाटर है, ये एक जार है जिसमें कि वाटर है, ठीक है। अब वाटर में शुगर ऐड करते जाएंगे तो इसका कुछ क्षमता होगा कि वहाँ तक ही ऐड हो सकता है। ये तो है, ये जो है वो नॉर्मल वाटर है, ठीक है। तो इसमें मान लो कि 250 ग्राम शुगर को ऐड कर देते हैं और उसके बाद जब हम लोग शुगर ऐड कर रहे हैं तो जो वो घुल नहीं रहा है पूरी तरह से, बल्कि वो शुगर जो है वो हमें दिख रहा है। तो 250 ग्राम क्या हो गया, इस सॉल्यूशन का एक लिमिट हो गया कि इतना तक ही वो शुगर को अपने अंदर ये थी कर सकता है, रख सकता है। पर वहीं अगर इसको बॉईल करना शुरू कर दें, मीन्स इसे नीचे से अगर इसको हीट देते हैं तो इसमें थोड़ा और शुगर हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि 300 ग्राम तक। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शुगर और ऐड किया जा सकता है नॉर्मल वाटर के मुकाबले। तो इसी वजह से देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, एक सेकेंड, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है सब्सटेंस का वो क्या होता है, तो वो होता है मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिज़ोल्व किया जा सकता है ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना स्पेसिफिक अमाउंट जो है उसमें डिज़ोल्व किया जा सकता है एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है। और देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में ये भी बता रहा है कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब जो वहाँ पर शुगर लिया गया था उस पर डिपेंड करता है। फिर सॉल्वेंट मीन्स किस तरह का सॉल्वेंट लिया जा रहा है, यहाँ पे देखो वाटर लिया जा रहा था, और अगर कोई और सॉल्वेंट होता तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा कम ही चीनी मतलब शुगर जाता। उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने उसे वाटर को बॉयल किया तो उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, जो शुगर का सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जा रहा था। और साथ ही साथ प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्या किया गया है, सॉल्यूशन को दो टाइप में बांटा गया है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हमें पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अब ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब एक गिवन ऑन टेम्परेचर और प्रेशर पे मान लो कि 250 ग्राम अगर शुगर को ऐड कर दिए तो उसके बाद वो ऐड नहीं हो रहा है, मीन्स उसके बाद जब अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें शुगर दिख रहा है उसमें, मतलब वो उसमें घुल नहीं रहा है बल्कि हमें दिख रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा है, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सैचुरेटेड है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो लिखा गया है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि उसी टेम्परेचर पे और भी सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है। जैसे मान लो कि वाटर है तो उसमें कैपेसिटी था शुगर पूरा ऐड करने का 250 ग्राम, पर अभी तक हमने 200 ग्राम ही ऐड किया है, तो 200 ग्राम ही ऐड किया तो अभी तो 50 ग्राम और भी ऐड हो सकता है। तो इसी वजह से अभी क्या है, जब 200 ग्राम बस ऐड किया गया है तब क्या है, तो ये जो सॉल्यूशन है अभी अनसैचुरेटेड है। क्यों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें और भी सॉल्यूट ऐड हो सकता है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है, एक सेकेंड, हमें पढ़ना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है कि dynamic equilibrium is a condition when number of solute particle going into the solution is equals to the solute particle separating out, that is dissolution and crystallization occur at the same rate। देखो इसको डायरेक्ट, अच्छा एक सेकेंड, देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन होता है व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, मीन्स जैसे कि ये इस तरह से है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितना इसमें दे रहे हैं, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें दे रहे हैं उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो क्रिस्टलाइज भी होता जा रहा है। मीन्स अगर मान लेते हैं कि 10 पार्टिकल इसमें दे रहे हैं तो 10 पार्टिकल जो है वो नीचे जाके क्रिस्टलाइज भी होता जा रहा है।
तो ऐसे इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। मीन्स देखो यहाँ पर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे ये सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। पर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट में भी चेंज हो जा रहा है यहाँ पर, और जाके यहाँ पर इस तरह से बॉटम में ये जमा हो जा रहा है। फ्रॉम लीच-एटलियर प्रिंसिपल, इफ in a nearby saturated solution dissolution process is exothermic, the solubility would increases with the rise in temperature, and if it is exothermic the solubility should decrease। मीन्स क्या बोल रहा है कि लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाए तो तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन जो है वो फिर से जो सॉल्वेंट में चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में चेंज हो रहा है, जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वो क्या होगा, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा, मीन्स उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज़ करेगा। और अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डिक्रीज़ करेगा जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। देखो यहाँ पे इंडोथर्मिक कहने का मतलब हुआ कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हुआ कि हीट को बाहर निकाल रहा है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है हेनरी लॉ के बारे में। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बस पूछेगा ये और ये वाला पॉइंट में भी, और सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछेगा कि कैसे इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है। मीन्स इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है, और ये वाला पॉइंट ये जो है इतना बस याद रखना है। देखो अब हमें जानना है हेनरी लॉ के बारे में कि हेनरी लॉ क्या होता है। इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मीन्स क्या बोल रहा है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी होता है, गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लिक्विड में। किसी लिक्विड में अगर गैस डाला जा रहा है तो जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है जो कि उस लिक्विड सरफेस के ऊपर होता है। तो देखो इसको कैसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये बीकर है, ये लिक्विड है और लिक्विड में गैस को पुट किया गया है, तो गैस को जब पुट किया गया तो कुछ गैस जो होगा वो यहाँ पर भी होगा, तो इस जगह पर जो गैस होता है और इसका क्या लेना है, इसका पार्शियल प्रेशर लेना है, और सॉल्युबिलिटी किसका लेना है, जो गैस इसके अंदर है, गैस जो इसके अंदर है उसका सॉल्युबिलिटी लेना है। तो जो गैस लिक्विड के अंदर है उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस वाले पार्शियल प्रेशर के, मीन्स वैसा पार्शियल प्रेशर गैस का जो कि इस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर इज इक्वल्स टू KHS। फिर देखो ये जो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है गैस का, P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, और K जो है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी सेम एज दैट ऑफ द कंसंट्रेशन। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है वो कंसंट्रेशन के यूनिट के से सेम ही होता है। देन उसके बाद है कि इन दी अदर वर्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मीन्स देखो ये जो पूरा ऊपर हेनरी लॉ समझाया गया उसको अदर वर्ड में ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, देखो इस तरह से यहाँ पे था, ये सरफेस था और ये वेपर फेज था, तो ये जो वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन में जो गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है x, जैसा कि यहाँ पे लिखा
जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर के एच को ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। If we draw a graph between partial pressure of gas versus mole fraction of the gas in solution, we get a straight line whose slope is given by kh। मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच में, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका कि ये जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, तो kh के इक्वल होगा। Higher the value of kh for at a given pressure, lower the solubility। देखो इस तरह का ये जो फॉर्मूला दिया गया था कि P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। तो अब देखो जितना के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पे के एच का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे एट अ गिवन प्रेशर। मीन्स प्रेशर जो है गिवन है, गिवन कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो इसको घटना पड़ेगा, तो द लोअर द सॉल्युबिलिटी। अगर मोल फ्रैक्शन घट गया तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, गैस का इंक्रीज करता है जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं। देखो के एच इंटू एक्स होता है, और एक्स जो होता है वही सॉल्युबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, और एक्स बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इसी वजह से प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। मीन्स हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है रियल लाइफ में, उसके बारे में बताया गया है। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मीन्स देखो हाई प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो इसी वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है या फिर सोडा वाटर जो बनाया जाता है उसमें क्या होता है, गैस डाला होता है। तो गैस कौन सा, CO2। और CO2 की सॉल्युबिलिटी को उस लिक्विड में बढ़ाने के लिए, मीन्स सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में बढ़ाने के लिए, जो बॉटल का सील होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है। उसके बाद है कि टू अवॉइड बेंड्स एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड, दिस सिलेंडर यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। मीन्स जो सिलेंडर यूज़ किया जाता है स्कूबा डाइवर के द्वारा, तो वो स्कूबा ड्राइवर के द्वारा वो क्या होता है कि वो ऐसे एयर से फिल्ड होता है जिसमें कि हीलियम होता है। ये सारे पॉइंट देखो जितने भी हैं ना वो याद रखना है और इसे बस लिख देना है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका रीज़न ये यहाँ पर लिखा गया है कि ताकि उनको जो N2 ब्लड में होता है उसके हाई कंसंट्रेशन से बचाया जा सके। देन हमारा ये टॉपिक 1 जो था वो यहीं पर ख़त्म होता है, और अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर दैन इन वार्म वाटर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो जल में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, वार्म वाटर मीन्स गर्म पानी इसके मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, रीज़न देना है। तो देखो यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन डिज़ोल्व स्टेट इन वाटर। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है, मतलब वो तो ऑक्सीजन तो डिज़ोल्व ही होगा इसमें। एज़ पर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन टेम्परेचर राइजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। मतलब हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ कहाँ पर पढ़ा था। देखो यहाँ पर है ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगा। कहाँ पर पढ़ा था हमने, एक सेकेंड।
देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो देखो जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स, वाटर के अंदर अगर कोई एक्वाटिक एनिमल्स हैं, अब इसमें जो ऑक्सीजन होगा O2 होगा वो उसका डिसोल्यूशन कब ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे ये भी बताया गया था कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर वही टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तभी वो एक्वेटिक एनिमल अच्छे से रह पाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है कि कोल्ड वाटर में रहना। इसी वजह से कोल्ड वाटर में जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबली रहता है। और यहाँ से आप आंसर भी पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, मीन्स मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने कह रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जो हमने पहले पढ़ा था उसी के बारे में बताया गया, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ये पीछे से भी देख सकते हैं। और यहाँ से अगर दो कंपोनेंट है ए और बी तो उसके लिए ए के लिए यहाँ पर लिखा गया है, देन बी के लिए जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द हेनरी लॉ विद अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मीन्स हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने क्या बताया था डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, लिक्विड में किस तरह से डिसोल्यूशन होता है गैस का, उसके बारे में। तो उन्होंने जो भी बताया था यहाँ पर फिर से लिखा गया है। हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मीन्स हेनरी लॉ ने ये बताया था, और केज जो होता है वहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केज वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। मतलब सेम टेम्परेचर पे अलग अलग जो गैसेस होती हैं उसका डिफरेंट वैल्यू होता है। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो उसकी केज वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। देखो अगर पीछे से इसका देखा जाए कि कहाँ पे हमने पढ़ा था, तो ये वाला जो हमने पढ़ा था इसका यूज़ ज़्यादातर आंसर में होता है, तो ये वाला लिखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स कंसंट्रेशन की यूनिट से मोलैलिटी जो होता है वो ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, जहाँ पर जो मोलैलिटी है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म आता है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, और मोलैलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ़ मोल्स बाय मास होता है। तो इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है मोलैरिटी में, इस वजह से टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। एक्वाटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ये वाला क्वेश्चन CBSE ने फिर से रिपीट किया था, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन, ये तो वही वाला रीज़न होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करता है। तो इसलिए वार्म वाटर जो होता है उसमें सॉल्युबिलिटी कम होता है कोल्ड वाटर से। इसी तरह का ये पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट बी, 1 सेकेंड। At the higher altitude people suffer from anoxia resulting in the inability to think। मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर कहीं हम लोग ऊंची जगह पे जाते हैं, जैसे किसी हिल पे जाते हैं, पहाड़ी ये सब पे जाते हैं, तो पीपल जो होता है उन्हें एनोक्सिया होता है। एनोक्सिया एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर सोचने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी सी कम जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न दिया गया है कि at the higher altitude people suffer from anoxia because at higher altitude the partial pressure of oxygen is less than that of the ground level। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है हायर एल्टीट्यूड पर, जो ऑक्सीजन होता है वो ग्राउंड लेवल से कम होता है, और लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होने के कारण पीपल जो है वो एनोक्सिया से सफ़र करते हैं।
देन उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मीन्स फॉलोइंग टर्म को डिफाइन करना है। पहला मोल फ्रैक्शन, दूसरा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि पीछे हमने डिफाइन किया था उसी से लिख लेना है सेम टू सेम। जैसे कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पर मोलालिटी के बारे में बताया गया है और एक सेकेंड, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, यहाँ से ये रहा मोलालिटी और ये मोल फ्रैक्शन, यहाँ से लिख लेना है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 9.8% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। मीन्स क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 9.8% W/W। देखो यहाँ पे W/W कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ा था ये वाला, देखो मास परसेंट W/W, और W/W का मतलब क्या हमने पढ़ा था कि मास ऑफ कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मास कितना है। तो फिर से देखेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 9.8%, 9.8% दिया गया है, इसका मतलब कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 होगा, H2SO4 होगा कितने में, तो कितने में होगा, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। और साथ ही साथ जो मास ऑफ H2SO4 गिवन, यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, 9.8 ग्राम होगा। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। और डेंसिटी पहले से ही गिवन था क्वेश्चन में 1.02 ग्राम पर ml। तो इससे अब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो H2SO4 का होता है वो 98 ग्राम पर मोल होता है, और मास जो था वो यहाँ से पता चला हमें 9.8 ग्राम, यहाँ से जो मोल निकल जाएगा वो 0.1 मोल हो जाएगा। देन उसके बाद हमें पता लगाना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ से 100/1.02 हो जाएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, जो कि हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और साथ ही साथ डेंसिटी यहाँ से, और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, ml में मिलेगा, हमें लीटर में चेंज करना होगा, तो लीटर में इतना वैल्यू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। देन उसके बाद आता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट का कितना मोल्स है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला था 0.1 मोल, यहाँ पे पुट कर दिया गया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया था हमारा 0.098 ml, जो यहाँ पे पुट कर दिया गया, और यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाता है 1.02 मोलर। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाउ कैन वी चेंज मोलारिटी वैल्यू इनटू अ मोलालिटी वैल्यू, इसके बारे में बताना है। तो जैसा कि जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो डेफिनेशन जो लिखा गया था उसी को वापस से क्या करना है, लिख देना है, और वापस से लिखने के बाद बस उसमें एक पॉइंट टेम्परेचर वाला भी बता देना है कि कौन चेंज करता है और कौन नहीं चेंज करता है। साथ ही साथ जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि किस तरह से मोलारिटी को मोलारिटी में चेंज कर सकते हैं, उसे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दैट इज़ a solution of glucose and water is labeled as 10% by weight, what would have the molality of the solution। मीन्स उसमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलालिटी को कैलकुलेट करना है। देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, C6H12O6, इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें मोल्स चाहिए, और साथ ही साथ सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन क्या है, C6H12O6 जो वाटर में है वो पूरा सॉल्यूशन हो गया। सॉरी एक सेकेंड, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, तो वेट ऑफ यहाँ पर सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, वाटर है,
तो वाटर है तो वाटर का हमें वेट चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोलारिटी को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय वेट मीन्स 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखो 10 ग्राम है तो इससे क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। 10 ग्राम बाई 180, 180 क्या होता है, 180 जो होता है C6H12O6 जो दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। तो 180 यहाँ पर हो जाएगा, इससे वैल्यू जो कैलकुलेट कर देंगे 0.055 मोल आ जाएगा। देन उसके बाद है कि वेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो 10 ग्राम क्वेश्चन से पता चला, और जो सॉल्यूशन था वो 100 ग्राम था, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कितना हो जाएगा 100 - 10 दैट इज़ 90 ग्राम। 90 ग्राम है, उसे केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें वेट मिल गया सॉल्वेंट का और साथ ही साथ मोल मिल गया सॉल्यूट का। तो इसे क्या करना है, बस हमें क्वेश्चन में पुट कर देना है मोल्स और वेट, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स वेट को केजी में यहाँ से पुट कर देना और यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, वन 1 kg ऑफ लेक वाटर कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द लेक वाटर। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वाटर का जो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो डेंसिटी है वाटर की वो कितनी है, इतनी दी गई है, ठीक है, डेंसिटी गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि W2 मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है W2 जो सॉल्यूट यहाँ पर यूज़ हो रहा है Na प्लस आयन, तो वो कितना दिया गया है 92 ग्राम पहले से दिया गया है। और W1 मीन्स जो सॉल्वेंट है लेक वाटर उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1 kg। और M2 मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूट यूज़ किया गया है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी वैल्यू दी गई 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट करना है। अब जो मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मोलारिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए तो वो तो हमें मिल जाएगा क्योंकि हमें मास पता है और मॉलिक्यूलर वेट भी, मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी पता है, ये दोनों पता है तो हमें मोल्स मिल जाएगा। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया गया है। देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी कर सकते हैं। इसको इस तरफ कर दिया गया और डेंसिटी को इस तरफ ला दिया गया, तो इससे ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। देन उसके बाद क्या है कि वॉल्यूम को लिखकर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो मास भी सॉल्यूशन का चाहिए। तो लेक वाटर का जो मास था वो 1000 ग्राम हो जाएगा क्योंकि 1 kg दिया गया था तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। और जो सॉल्यूट था मीन्स Na प्लस जो आयन था उसका वेट दिया गया था 92 ग्राम, और साथ ही साथ जो डेंसिटी दिया गया था वो इतना दिया गया था, वैल्यू पुट करके यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम लोग को मोल्स भी कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट में जो Na प्लस आयन था उसका क्या करना है, उसका मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 92 ग्राम ये जो हो जाएगा वो गिवन वेट है और ये जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 4 मोल वैल्यू आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। देन उसके बाद मोलारिटी को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके यहाँ से वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी फॉर अ सॉल्यूशन। मीन्स मोलारिटी और मोलालिटी जो है किसी सॉल्यूशन का उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे थ्योरी में पढ़ा था उसी तरह से लिख लेना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आता है मोलारिटी और मोलालिटी को लेकर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल। देखो ये क्वेश्चन जो है वो 3 बार रिपीट हो चुका है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेना। देन उसके बाद है कि स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन इट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। मीन्स हेनरी लॉ को बताना और उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, तो वहीं से देख लेना है। जैसे कि देखो कहाँ पर पढ़ा था हमने, ये रहा, ये है हेनरी लॉ, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 एप्लीकेशन दिया गया है ऑलरेडी। देन उसके बाद नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका कि मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी दी मोलैलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स देखो यहाँ पे क्या दिया गया था, क्या दिया गया, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया, और हमें क्या निकालना है इससे, मोलारिटी और मोलैलिटी दोनों ही निकालना है, और साथ ही साथ डेंसिटी दिया गया सॉल्यूशन का, कितना दिया गया 1.2 ग्राम पर ml। देखो इसे किस तरह से फाइंड आउट किया गया है, तो हमें सबसे पहले दिया गया 10 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब हुआ कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज जो होगा वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होगा। इसी से हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन जो है उसका मास कितना हो गया, उसका मास हो गया 100 ग्राम। उसके बाद जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है वो क्या है, ग्लूकोज जो है उसका मास कितना हो गया, उसका गिवन वेट कितना हो गया, तो वो हो गया 10 ग्राम। और साथ ही साथ W2 मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर का कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास जो है वो 100 है और जो सॉल्यूट है उसका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ से 90 ग्राम। और ये मॉलिक्यूलर मास जो ग्लूकोज का है वो गिवन था 180 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी जो है सॉल्यूशन का वो भी गिवन है इतना। सबसे पहले देखो वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ 100 ग्राम पर 100 ग्राम, और डेंसिटी जो था वो क्वेश्चन में गिवन था इतना, तो हमें यहाँ से 1/12 लीटर वैल्यू मिल जाएगा। देन उसके बाद हमें मोलारिटी काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हो गया, वेट जितना दिया गया है सॉल्यूट का, वेट कितना दिया गया था सॉल्यूट का 10, और ये मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है 180, और फिर उसके बाद वॉल्यूम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1/12, उसके बाद यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगा मोलारिटी का वो इतना आ जाएगा। देन उसके बाद हमें मोलालिटी निकालना है, वो होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/180 जैसा कि यहाँ पर निकाला गया था वैसे ही यहाँ पर भी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, और वाटर का वेट यहाँ पर गिवन था कितना 90 ग्राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 ग्राम था, 90 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी नीचे में वेट रखेंगे तो केजी में रखेंगे, तो उसे कन्वर्ट करना है, तो 1000 से ऊपर 1000 से डिवाइड दे देंगे तो 1000 जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू जो है वो इतना निकल जाएगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। मीन्स इथेन जो है उसका पार्शियल प्रेशर दिया गया ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इतना दिया गया है, और इतना ग्राम इथेन जो कंटेन कर रहा है उसमें इतना बार दिया गया उसका क्या पार्शियल प्रेशर। अगर सॉल्यूशन जो है उसमें इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ इथेन, ओके देखो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या है कि 6.56 ये वाला जो वैल्यू है इतना ग्राम ऑफ इथेन है, तो इसका जब पार्शियल प्रेशर निकाला गया तो कितना है 1 बार है। वहीं अगर कह रहा है कि अगर इतना ना हो के कितना होना चाहिए, इतना अगर होता वेट, इतना ग्राम अगर इथेन होता है तब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या आती है उसके बारे में बताना है। मतलब देखो इस कंडीशन में 1 बार है, तो इस वाले कंडीशन में कितना होना चाहिए वही पूछ रहा है। देन यहाँ पे क्या कह रहा है कि केस 1 में क्या था, एज पर हेनरी लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर 1 बार दिया गया था इज इक्वल्स टू KH, और यहाँ पे ये इस तरह से दिया गया था, जो x था वो दिया गया था इस तरह से, ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये दिया गया था ग्राम, जो वेट दिया गया था, और टोटल हम लोग मान लेते हैं कि n सॉल्यूशन है मान लो, और सेकंड वाले केस में इस तरह से लिख सकते हैं, और डायरेक्ट जब हम लोग डिवाइड करेंगे इन दोनों को, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से P2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ से P2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देन उसके बाद सबसे लास्ट
इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट इतना टेम्परेचर, हाउ मच मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of इतना बार गिवन दैट हैंडल ऑफ मीन्स क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि N2 गैस जिसका टेम्परेचर दिया गया है, कितना मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस जो होगा वो डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर। पहला जो दिया गया है गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर है, और एज्यूम उसका पार्शियल प्रेशर भी दिया गया है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है। ये 3 चीज़ दिया गया है। तो मैं कैसे निकालना है, देखो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं P(N2) जो हो जाएगा वो KH इंटू X2 हो जाएगा। तो X2 का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, और हमें ये दोनों का वैल्यू गिवन था तो डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा। मीन्स मोल फ्रैक्शन जो N2 है उसका वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। देन उसके बाद है कि अगर 1 लीटर मीन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर n मोल्स हो N2 का, तो उससे जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स n है बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स n बाई n प्लस 55 प्लस 0.5, क्योंकि 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 1000 बाई 18 करेंगे, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो यहाँ से 55.5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ पे क्या है कि एक n का वैल्यू जो होगा बहुत लेस होगा इससे, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको n को हटा के डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, पहले N(x)(N2) जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था यहाँ पर कैलकुलेट पहले ही कर चुके थे। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो इसको पुट कर देंगे तो n की वैल्यू जो है वो या इससे गुना कर देंगे, यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। मोल्स में आएगा उसे मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा था पूरा क्वेश्चन। इस टॉपिक पे जितने भी CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे टाइप्स, कंसंट्रेशन, टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे आए हुए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू।